हेलो बच्चों, भाई ये बताओ आप लोग कैसे हैं सब? बाकी फाइन तो है ना? आप लोग सब बढ़िया है? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ अपना लास्ट क्लास में भाई क्या चल रहा था? कौन सा पोर्शन चल रहा था? कुछ याद दिलाओगे? तो ऐसा करते हैं, ध्यान से समझना है। हम आयनिक बॉन्ड पर चल रहे थे, तुम लोग भूल गए हो लगता है ना? आयनिक बॉन्ड। तो बच्चे, आयनिक बॉन्ड कोई आंसर देगा? व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, कैसे बनता है, कोई बताएगा? लूज और जल्दी गेन से। ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, बहुत बढ़िया। लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन इलेक्ट्रॉन। गेन कौन करता है ये तो बताओ, गेन कौन करता है? वो 7 एटम जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वो एटम जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और बन जाता आयनिक बॉन्ड। लेकिन मैंने आपको बहुत बेस्ट वे बॉर्न हैवर साइकिल समझाया है कि कैसे आयनिक बॉन्ड रियल में बनता है। रियल में कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है ये मैंने आपको उसमें समझाया है। किसमें? बॉर्न हैवर साइकिल में। और मैंने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और CaCl2 वगैरह के बॉर्न हैवर साइकिल भी बनाने के लिए दिए थे, और बहुत आसान है, आपने बना लिए होंगे। अब तो समझ आ गया होगा कि नहीं आया? बनाया कि नहीं? अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, बनाना बहुत जरूरी है। तो आयनिक बॉन्ड इस तरह हमारा बन जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिर से चलते हैं, सोडियम गैसियस आयन। गैसियस आयन, क्लोराइड, गैसियस आयन, गैसियस आयन, ये गैसियस आयन है। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो आयनिक बॉन्ड है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन। गलत? सही क्या? गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। एक एक वर्ड पर ध्यान देना होता है, जरा सा भी वर्ड चूका कि गए आप, आंसर गलत हो जाएगा। तो गैसियस केटायन है ये, गैसियस ये एनायन है, ये गैसियस केटायन है। तो मैंने आयन लिख दिया, चलेगा? तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ Na आयन और Cl आयन के बीच। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनों के बीच है। और इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस हुआ, जो अट्रैक्शन हुआ, जो एनर्जी रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस में, जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज इक्वल टू द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी और ये जो आयन है, ये जो आयन है, इनके बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई डी, जिसे आप बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ये हो जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ। तो दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसे हम एक्चुअली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही हम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लैटिस एनर्जी डिफाइन करते हैं। कल मैंने आपको लैटिस एनर्जी डिफाइन करवाई थी कि गैसियस केटायन और गैसियस एनायन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वह लैटिस एनर्जी कहलाती है। लैटिस एनर्जी, अब हमारा आज का टॉपिक है लैटिस एनर्जी, ध्यान से समझिए। तो लैटिस एनर्जी ये डिसाइड करती है कि आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन फिर से एक बार बोल दूं ताकि आपको वापस से क्लियर हो जाए। तो लैटिस एनर्जी क्या है? एनर्जी
released when energy released in the, सीधा लिख देता हूं, energy released in electrostatic force of attraction, in electrostatic force of attraction between gaseous cation and gaseous anion, ठीक है, energy released in the electrostatic force of attraction between gaseous cation and gaseous anion and form 1 mole of ionic crystal, जिसे आप लैटिस भी बोल सकते हैं, ऐसे एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। ये 1 मोल बनना चाहिए। ये कितना बनना चाहिए? 1 मोल। किससे बनना चाहिए? गैसियस एनायन और गैसियस केटायन से। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एनर्जी जो रिलीज हो जाएगी वो एनर्जी का नाम हो जाएगा लैटिस एनर्जी। ये इसका उल्टा लिख सकते हो। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये बन जाएंगे, ठीक है। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, व्हेन energy required to break the ionic crystal into gaseous cation, 1 mole कर देना, 1 mole of ionic crystal into gaseous cation and anion। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका उल्टा, इस तरफ जाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इस तरफ आओगे तो एनर्जी गेन होगी। एनर्जी रिलीज होना और एनर्जी गेन होने दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। जैसे कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है, इसमें एनर्जी का साइन -x है, तो बी से ए में +x हो जाएगा। हमेशा लॉ है ये लॉ है फिजिक्स का, लॉप्लेस लॉ। इस तरफ से इस तरफ जाने में यदि +x है तो इस तरफ से इस तरफ आने में -x है, इस तरफ से इस तरफ जाने में -x है तो इस तरफ से इस तरफ आने में +x है। दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इनटू 1 मोल मतलब गैसियस केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी। अब जरा सोचो, इस पेन को ब्रेक करने में मुझे कम एनर्जी लगी, ये जल्दी टूट गया, इसकी लैटिस एनर्जी कम थी। इस पेन को ब्रेक करने में मुझे बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, ये खुल ही नहीं रहा है, अब खुला, तो इसमें मुझे लैटिस एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ा तोड़ने के लिए, और बनने के लिए उतनी निकली होगी। तो इतनी सी बात हमको समझना है, लैटिस एनर्जी का वैल्यू जितना ज्यादा होता है आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। लिख लें इसको। अब ये चार्ज हो गया Q1, इसको अपन चार्ज Q1 मान लेते हैं, इसको चार्ज Q2 मान लेते हैं। चार्ज हो गया Q1 इंटू Q2। तो आपका जो लैटिस एनर्जी है, पहले तो फोर्स सब जानते हैं, फोर्स है कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन D का स्क्वायर, ये होता है फोर्स। और फोर्स का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे तो फोर्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, K कोई कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी या वर्क, एनर्जी हो गई। तो अब ये जो लैटिस एनर्जी है, ये जो आपकी लैटिस एनर्जी है, फोर्स ये K कांस्टेंट है,
के कांस्टेंट का वैल्यू सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वो लिख लेना, मैं तो पहले लिखवा भी चुका हूँ पूरा इसको। F × d है। अब आप k को हटा दो, k का वैल्यू अपन 1 कर देते हैं CGS में, ठीक है ना, CGS में अपन k का वैल्यू क्या कर देते हैं 1। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। तो F इतना है आपका Q1 × Q2/d², और ये ऊपर d है, d से एक d कैंसिल हो गया, तो आपकी लेटेस्ट एनर्जी Q1 × Q2/d। अब ध्यान से सुनना, ये प्रोपोर्शनल हो गई, ये के मैंने हटा दिया, चाहे तो आप हटा दें तो प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 × Q2/d। तो ये लिख ले जल्दी से लेटेस्ट एनर्जी के बारे में। समझ आ गया ये पॉइंट आपको? सब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/d²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, के आ गया, के का वैल्यू ये है, CGS में 1 है, आप चाहो तो के रखो, नहीं तो मत रखो, प्रोपोर्शनल है वो। तो Q1 × Q2/d² × d, ये d डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और d से d कैंसिल है, आपका Q1 × लेटेस्ट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/d। ध्यान से सुनना, यानी आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी है, Q1 चार्ज ज्यादा होना चाहिए, Q2 चार्ज ज्यादा होना चाहिए, दोनों चार्ज ज्यादा होने चाहिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। यानी कितना अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, माने पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज साइन नहीं लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। तो Q1 × Q2, और लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और Q1 Q2 ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। ध्यान से देखिए, मैंने लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, फ्लोराइड सब में सेम है। ये जो नेगेटिव आयन है ये सभी में सेम, ठीक है। लिथियम आयन साइज छोटा है, सोडियम आयन ये साइज बड़ा है, पोटेशियम आयन और साइज बड़ा है, सीजियम आयन तो और साइज बड़ा है। अब क्या हुआ, जब साइज बढ़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ माने डी, डी इसमें सबसे कम होगी, ये डी सबसे कम होगी, इसमें डी बढ़ जाएगी, इसका साइज बड़ा है, ये डी बढ़, इसमें और ज्यादा डी बढ़ जाएगा, इसमें और ज्यादा डी, डी सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा। तो डी की पहली बात, Q1 और Q2 इस पे भी +1 चार्ज है, इस पे -1, इस पर +1, इस पर -1, इस पर +1, इस पर -1, इस पर +1, इस पर -1। तो Q1 और Q2 सेम है, Q1 +1, Q2 -1। तो चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं आना है, सबको क्लियर हो गया, चार्ज से इफेक्ट नहीं आना। और डी से इफेक्ट आना है, डी नीचे, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबसे कम डी इसमें है, तो लेटेस्ट एनर्जी का वैल्यू नीचे जाने पर घटता जाएगा। ये नीचे अपन जा रहे हैं तो लेटेस्ट एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड और सबसे कम, उससे कम और सबसे कम। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डिक्रीज होते चली जाएगी नीचे जाने पर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा LiS का, और सबसे वीक आयनिक बॉन्ड होगा सीजियम फ्लोराइड का। सीजियम फ्लोराइड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, तो लिथियम फ्लोराइड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ की, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन जल्दी बनेगा, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। देखो दो चीजें अलग हैं, एक स्ट्रेंथ,
तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनना। स्ट्रेंथ, ताकत तोड़ने की, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड है। दूसरा, आयनिक बॉन्ड जल्दी कैसे बन सकता है? जल्दी, मेरी क्लास 4 बजे लगती है, कोई जल्दी आता है, कोई 3:30 बजे आ जाता है, कोई 3:45 बजे आ जाता है, कोई 4 बजने में 5 मिनट कम पे आता है, कोई 4:20 पे आता है। तो जल्दी आने वाली बात ये हो गई। मजबूती, स्टूडेंट की मजबूती, वो अलग चीज हो गई, स्ट्रेंथ। और तीसरी बात ब्रिलियंस। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो 3:30 बजे आ जाता है वो बड़ा ब्रिलियंट है, और जो 4:20 पे आता है, लेट आता है, वो गधा है, ऐसा नहीं है। तो तीनों अलग अलग चीजें। स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर, कोई 4:20 पे आता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका पढ़ने में अच्छा नहीं है वो। तो आयनिक कैरेक्टर एक अलग चीज होती है, आयनिक कैरेक्टर अलग चीज होती है कि आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है कि इसमें है कि इसमें, वो अलग चीज। वो आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे फजन में, फजन रूल में, वो फजन का पार्ट है, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड जल्दी बनना, वो कल आपको पढ़ा दिया है मैंने। आयनिक बॉन्ड कब जल्दी बनता है? कोई बताएगा आयनिक बॉन्ड कब जल्दी बनता है? जब मेटल, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। आयनिक बॉन्ड सबसे जल्दी इसमें बनेगा क्योंकि फ्लोरीन नान सभी में सेम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सभी की सेम है। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसकी है। कल आपको समझा दिए, बात बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अभी मैं आपको उसमें नहीं ले जा रहा हूं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड ऑन दिस टू फैक्टर, Q1 into Q2 एज वेल एज T। तो ये आप पहली बात समझ गए। तो डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर ये वाले केस में, इस वाले केस में Q1 और Q2 इक्वल हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? डी, तो डी मैंने आपको बतला ही दिया, ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ, ये नहीं लिखा हो तो लिख लेना, वैसे कल बोल दिया था, आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। तो जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतनी ज्यादा आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। बोलो समझ आ गई बात कि नहीं आई अभी आपको इस एग्जांपल से? सब बच्चों को बताओ। यस सर। यस सर। तो लिख लिया सब लोगों ने ये? यस सर। मैं दूसरा केस दे रहा हूं अब आपको, इसको समझना है। मैंने आपको एक दिया NaF, दूसरा मैंने दिया Na2O, ले लेते Na2O, दूसरा मैंने आपको दिया MgO, और तीसरा मैंने आपको दिया Al2O3। इन तीन में आपको डिसाइड करना है कि किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तीन में से आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये लिख दिया है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटेस्ट एनर्जी, greater the value of latest energy, greater the ionic strength, और ये डिपेंड है Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो इसको सॉल्व करें, बताएं मुझे। सर। सभी में ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है। तो आपका जो Q2 हो गया वो तो सभी में सेम हो गया, ये Q2, ये Q2 और ये Q2। तो Q2 तो सभी में क्या हो गया? सेम। MgO2। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसमें, ये देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, इस पर +1 चार्ज है, इस पर +3 चार्ज है। तो Q2 सभी में सेम है, इसका Q1 सबसे कम है, इससे ज्यादा इसका Q2 है, इससे ज्यादा इसका Q2 है। Q2 किसका ज्यादा हो गया? एल्यूमिनियम का Q2 सबसे ज्यादा है, +3। और Q1 into Q2, Q2 तो Q1 कर दे, Q2 कर दिया मैंने, सॉरी Q1।
Q2 ये देखिए इसका, ये देखिए और ये देखिए Q2, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सर इसमें 3 लगे, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है कि ये 2 है ये 3 है। चार्ज देखिए, केवल चार्ज देखिए केवल, तो चार्ज Q1 +1 है, यहाँ पर चार्ज Q1 +2 है और यहाँ पर +3 है। देखिए ये वाला चार्ज की बात कर रहे हैं हम, ये वाले ये चार्ज। अब दोनों में डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो डिस्टेंस पर जाइए। सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन तो सभी में सेम है, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा, ये डी की बात कर रहे हैं हम, इसका डी। उससे मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, ऑक्सीजन तो वही है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, ये मैग्नीशियम +2। और एल्यूमिनियम का साइज और छोटा हो गया है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, ये +3 है। अब बताइए, सबसे ज्यादा डी इसका है, उससे कम डी इसका हो जाएगा, डी की मैं बात कर रहा हूं, और सबसे कम डी इसका हो जाएगा। तो डी सबसे ज्यादा, उससे कम डी के। तो पहली बात और दूसरी बात दोनों आपको समझ आ गई होंगी, Q1 × Q2/D। तो आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी है Q1 × Q2 का प्रोडक्ट, Q2 तो सभी में सेम है, Q1 × Q2 का प्रोडक्ट Al2O3 में सबसे ज्यादा है और डिस्टेंस भी सबसे कम है। तो Al2O3 का आयनिक कैरेक्टर, आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो आयनिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, बोलो समझ आ गया आप लोग को? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, उससे ज्यादा डी और सबसे ज्यादा डी। सोडियम आयन सबसे बड़ा रेडियस होता है, उससे कम मैग्नीशियम आयन का रेडियस। जैसे आप इधर जाते हैं रेडियस कम होते जाता है, आपको आयनिक रेडियस पढ़ा चुका हूं, पीरियोडिक टेबल की पहली प्रॉपर्टी वही समझाई आपको, एटॉमिक रेडियस। तो पीरियोडिक टेबल की पहली प्रॉपर्टी आपको समझाई आयनिक रेडियस। तो बच्चों ये डी इसमें सबसे कम, इसमें और ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, डी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और Q1 × Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q1 इसका कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा +3 है। तो अब आप समझ गए होंगे आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, Na2O सबसे कम, उससे ज्यादा MgO, उससे ज्यादा Al2O3, ये होता है आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ। और आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा होगा, मैंने लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना हाई हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, स्ट्रेंथ का ऑर्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा, यही मेल्टिंग पॉइंट। Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, MgO का कम, Na2O का सबसे कम होगा। यानी Na2O का अगर मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री है तो MgO का कम से कम होगा 1800 डिग्री, और इसका कम से कम होगा 2500 डिग्री। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट भी जितना ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होती है, जितना ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। तो यहां भी आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मेल्टिंग पॉइंट केवल लेटेस्ट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट केवल लेटेस्ट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी बातों पे वो डिपेंड करता है। तो जहां उसका मेन पॉइंट आएगा मैं समझाऊंगा, पर लेटेस्ट एनर्जी की बात भी आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो लिखिए जल्दी। तो बच्चों ये बात समझ आई अब कितना इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट एनर्जी को समझना। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका ये? यस सर। तो इस बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एनर्जी के सॉल्व कर सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी के सॉल्व हो जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड सॉल्व हुआ, लेटेस्ट एनर्जी सॉल्व हुआ, तो बहुत कुछ क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट के भी सॉल्व हो जाएंगे।
बहुत कुछ क्वेश्चन, कुछ बचेंगे, 80% तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो इस तरह हम आयनिक बॉन्ड और इसकी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बहुत सिंपल है। तो कल आपको मैंने समझाया था आयनिक बॉन्ड किस में जल्दी बनता है, फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो उसके लिए इजी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो मैं आपको जरा सा याद दिला रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, ये लो होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी भी लिख देता हूं, पहले सब्लिमेशन लिख देता हूं, सब्लिमेशन एनर्जी लो होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ये भी लो होना चाहिए। ये दो मेटल की होती है। और नॉन मेटल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल ये लो होना चाहिए। और चौथी बात, ये नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मेटल नॉन मेटल ऑफ नॉन मेटल शुड बी लो, ये भी लो होना चाहिए। ये हाई होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए। ये सबसे फेवरेबल फैक्टर है। और जब दोनों आयन बन जाएं तो पांचवा लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। तो ये भी एक फेवरेबल, तो ये फेवरेबल। अब देखो ये एक अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये तीन सबसे मेन है, ये तीन सबसे मेन है। तो आपको कल मैंने लिखवा दिया था। अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी लो कब होगी, नीचे जाने पर, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई कब होगी, जब उसका साइज छोटा होगा मेटल नॉन मेटल का। तो ये आपको थोड़ा सा याद दिला रहा था कल वाला। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना इस पे डिपेंड करता। मैं ये लिख लो जल्दी से, तो फिजिकल बात लिखता हूं मैं, वैसे कल लिख चुके हैं शायद अपन लोग, कल लिख चुके हैं इसको। अब फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये दो मेन होती हैं। तो लार्जर साइज ऑफ केटायन, लार्जर साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ये केटायन के लिए। और एनायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज स्मॉल होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड जल्दी, क्योंकि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी, और एनायन का जब साइज कम होगा, स्मॉल साइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो, ये हाई हो जाएगी। यही हाई चाहिए और ये लो चाहिए। तो लार्ज साइज होगा केटायन का, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, उसके मेटल की एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। और स्मॉल साइज होगा एनायन का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। ऐसी कंडीशन में आयनिक बॉन्ड फेवरेबल होता है बनना, आयनिक बॉन्ड फेवरेबल होता है बनना। ठीक है, जल्दी लिखें।
तो आयनिक बॉन्ड फेवरेबल तब होगा जब लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? लार्ज साइज वाले केटायन के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, वो स्मॉलर एनाइन। और यही परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए भी, आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए भी यही चीज लिख लीजिए, ठीक है। यही लार्ज, ये केटायन, लार्ज साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज बड़ा हो और एनायन का साइज छोटा हो तो आयनिक कैरेक्टर हाई होते हैं। वैसे मैं इसको आपको कहाँ पे पढ़ाऊंगा आयनिक कैरेक्टर? फजन रूल में। तो आप आने दो आगे फजन रूल, तब मैं पर सिंपल आप ऐसा लिख लो ताकि आपको वहां पे समझ में आ जाए जल्दी। फजन रूल आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी बात को पढ़ाऊंगा। थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा दूं, उसके बाद फिर आपको फजन रूल पढ़ाऊंगा, तो ये दोनों चीजें फिर से आएंगी और मैं वहां पे समझाऊंगा इसको, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे अभी मैंने केवल एक छोटा सा पॉइंट लिखवा दिया है, फिर मैं वहां पे समझाऊंगा इसे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं आयनिक बॉन्ड की। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ध्यान दें, आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक बॉन्ड होता है, पहली चीज जो आयनिक बॉन्ड होता है, यहां देखो, ये आयनिक बॉन्ड है केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है वैसा। जरा सोचो कि आपने ये मैग्नेट का एन पोल है और ये एस पोल है, दोनों पास पास लाते तो अब वो चिपक जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई कागज रख दो, यहाँ पर बीच में कोई आपने कागज रख दिया, हाथ रख दिया ऐसा, तो आप देखना हाथ में ऐसी दोनों मैग्नेट चिपक जाती है। इसका मतलब क्या है? ऐसी चिपक जाएंगे दोनों मैग्नेट। इसका मतलब जो फोर्स है वो नॉन रिजिड है। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये माने आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड, नॉन रिजिड, नॉन रिजिड है। अब जरा सोचो कि जो आपने जो एन पोल है, अब आपने अगर मान लीजिए कोई ये लेके आए, क्या बोलते हैं, आयरन का कोई टुकड़ा लाए, तो आयरन का टुकड़ा इधर से भी चिपक सकता है, इधर से भी चिपक सकता है, इधर से भी चिपक सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी, माने उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि वो ऐसे ही चिपकेगा, ऐसे ही चिपकेगा। बताओ क्या डायरेक्शन की जरूरत है? ऐसे ही चिपकेगा कि यहाँ भी चिपक सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी। तो आपको यही बात समझना है कि आपका जो Cl आयन है वो इधर से भी अटैच हो सकता है, 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 और बोर्ड के पीछे से भी अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब नॉन रिजिड है और नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। उसे किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं कि वो ऐसे ही लगेगा, जैसे ये पेन का ढक्कन ऐसे ही लगेगा, आपने ऐसा लगाया तो नहीं लगेगा। ऐसा मैग्नेट के साथ नहीं है और आयरन के टुकड़ा, वो इधर से भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, कैसे भी, उसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो Na आयन और Cl आयन को देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है।
to form ionic bond. Thus ionic bond is non-directional and non-rigid. तो दोनों का मतलब समझ आ गया आपको, नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल का? Yes, तो sir. बच्चों तो लिख लें इसको, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शनल नेचर। दूसरी बात, जब तुम इस आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करोगे, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जब तुम आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो घुल जाएगा, और कुछ आयनिक कंपाउंड नहीं घुलेंगे, सारे घुलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस तुमने तो पढ़ लिया 9th क्लास में कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। नहीं भैया, ये गलत है। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है, पर उसकी कंडीशन है, जब तुम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तभी तो ये आयन बनेंगे, और आयन डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, जब तक आयोनाइजेशन नहीं होगा तब तक कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में नहीं डिसॉल्व होगा। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर या डिसोल्यूशन इन वाटर, तो लिखिए जल्दी। ध्यान देना बच्चों, दूसरा पॉइंट है ये सभी जगह है इस तरह का फोर्स, और जब तुम इसको पानी में डालोगे, NaCl को आपने डाल दिया वाटर में, ये देखिए आपने डाल दिया वाटर में, तो जब वाटर में आप इसे डालोगे तो वाटर अपना डाइपोल, वाटर ऐसा होता है, वाटर ऐसा होता है, जरा ध्यान से देख लेना, वाटर ऐसा होता है, वाटर ऐसा नहीं होता, वाटर ये वाटर लीनियर नहीं है, वाटर ऐसा है, जो मैं आपको समझाऊंगा 3 क्लास बाद। आज से 3 क्लास बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में समझाऊंगा। तो ये वाटर है, और वाटर में आप जानते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ये बन जाता है डाइपोल। तो दिस इज द डाइपोल ऑफ वाटर। डाइपोल ऑफ वाटर, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दी है मैंने, ध्यान से सुन लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ये होती है 3.5, ये 3.5 होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये होती है 2.1। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, जो सेंटर में, जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहना चाहिए वो सेंटर में ना रह के ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन की तरफ आ गए तो इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये बीच में से तोड़ दो, तो बता इस पोल पर नेगेटिव पोल, इस तरफ पॉजिटिव पोल, मैंने डाइपोल डेवलप हो गया, इसको नेगेटिव पोल बोलेंगे, इसको पॉजिटिव पोल बोलेंगे। तो वाटर हो गया डाइपोल, डाइपोलर आयन बन गया, और हम इसलिए वाटर को कहने लगते हैं कैसा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, इसलिए वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। बताओ, अब कोई ये अलग से लिखना है, ये बात समझ आ गई वाटर पोलर सॉल्वेंट क्यों है? बताओ वाटर पोलर सॉल्वेंट क्यों है? Yes, sir. वाटर पोलर सॉल्वेंट इसलिए है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, so electrons are shifted towards oxygen, oxygen acquired negative charge, hydrogen positive। तो ये लिख दिया है मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ज्यादा ऑक्सीजन की है, इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, thus the water dipole is created। और अब ये डाइपोल, ये देखो इधर, ये पानी में जैसे ही गया तो पानी का डाइपोल इस तरफ पॉजिटिव पोल, इस तरफ नेगेटिव पोल अट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखिए ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल इस तरफ अट्रैक्ट हो गया इसके। और सोडियम आयन कैसा है, पॉजिटिव है, तो सोडियम आयन की तरफ इसको हटा देता हूं, आप बात समझ लें। सोडियम आयन की तरफ वाटर का नेगेटिव पोल अट्रैक्ट हो गया,
सोडियम आयन की तरफ वाटर का नेगेटिव पोल अट्रैक्ट हो गया और क्लोराइड आयन की तरफ वाटर का पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट हो गया। अब सोचो, मेरा ये हाथ पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल इस तरफ जुड़ गया और ये देखो ये खींच डाला, ये अलग अलग कर दिया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देते हैं और ये धीरे 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 टूट जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Na आयन और Cl आयन बनते हैं और यहाँ पर जो वाटर अपना पावर लगाता है, मैं ये पावर लगा रहा हूँ तोड़ने के लिए, तो वाटर भी पावर लगाता है। डाइपोल से ये पावर लग रहा है, इस तरफ खींच रहा है पूरा, ये इस तरफ खींच रहा है पूरा, ये टूट गया, ब्रेक हो गया। यानी कितनी एनर्जी लगाई वाटर ने? लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी लगा दी वाटर ने। यहाँ पर जो एनर्जी लगाई वाटर ने इसे ब्रेक करने के लिए लैटिस एनर्जी के बराबर, तो लैटिस एनर्जी से ये बन गया गैसियस केटायन, ये बन गया गैसियस एनायन। बोले सर ये तो पानी में रिएक्शन हो रही है, तो पानी में तो सॉल्वेटेड होना चाहिए। नहीं बेटा, सबसे पहले बनेगा गैसियस आयन। तो पानी जब इसको ब्रेक करेगा तो गैसियस आयंस बनेंगे पहले। यही तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आपने अभी लिखी थी। तो आपको यहाँ पर लैटिस एनर्जी यूटिलाइज हुई, ये बात समझना है। लैटिस एनर्जी की बराबर एनर्जी लगाना पड़ेगी, लगाई आपने, पैसा लगाया आपका। आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपको, यदि आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपको अगर 90,000 रुपए मिलने वाले हो तो आप कहोगे नहीं मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा जिसमें 1 लाख लगाऊं 90,000 रुपए मिले, घाटा हो जाएगा। तो पानी भी ऐसा काम करता है कि लैटिस एनर्जी अपनी लगाता है। यहाँ पानी की लैटिस एनर्जी लगी तो उसे मिलने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तब घुलता है। मैं आगे और बढ़ता हूँ। पहले अभी पानी आपने डाला तो पानी ने पहला काम ये किया, पानी ने पहला काम ये किया, डाइपोल लगाया जिससे लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी थी, तो ये टूट गया, ये टूट गया। ठीक है, और ये ऐसा तब होगा जब आगे की बात और समझ लेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब ये पानी दूसरा काम फिर करेगा। ये वाटर Na आयन पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर देखिए ये Na आयन पॉजिटिव दिख रहा है आपको। इस तरफ डाइपोल अपना लगा देगा पानी फिर से। ये पानी अपना डाइपोल चारों तरफ से लगाया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड इस तरफ आ जाएगी। ये देखिए, और ये अट्रैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है। डाइपोल है पानी का और ये आयन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन हुआ, इसको बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो वाटर अब दूसरा काम करने वाला है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा, आयन और वाटर का डाइपोल। उसी तरह Cl आयन है, Cl आयन निगेटिव है, तो पानी ने अपना पोल लगाया इस तरफ, पॉजिटिव पोल लगा दिया पानी ने। ये और इस अट्रैक्शन में ये अट्रैक्शन हुआ, ये अट्रैक्शन हुआ, और आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहलाया। इस अट्रैक्शन में ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, मिलती है एनर्जी, इसमें यूटिलाइज हो रही है, इसमें पैसा लग रहा है और इसमें पैसा मिल रहा है। तो इसमें मिलने वाली जो एनर्जी, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं इसको, हाइड्रेशन एनर्जी, ये हाइड्रेशन एनर्जी है। और यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, ये यूटिलाइज होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, ये रिलीज है, ये बात समझना है। रिलीज करना मतलब इस प्रोसेस में ये इतना पैसा मिल गया। आप बोलते हो मैंने धंधे में इतना पैसा लगाया, बिजनेस में इतना पैसा लगाया और मुझे बिजनेस से इतना पैसा मिल गया, ये रिलीज हो गया पैसा। पहले मैंने लगाया था और अब मुझे मिल गया, तो रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी।
यहाँ पर दो हाइड्रेशन एनर्जी है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की, दोनों को ऐड कर देना, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये एक्वस हो गए। अब ये एक्वस, ये जो अब कहला है, इनको हम बोलने लगेंगे एक्वस। ये सोडियम आयन एक्वेटेड हो गया, एक्वस हो गए। ये लाल कलर से लिखना, Cl आयन पानी से चारों तरफ से ये घिर गए, एक्वेटेड हो गए। ये एक्वेटेड। तो इस एक्वेशन को सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम आप इसे सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, सॉल्वेशन। तो अब हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, जैसे अगर ये 100 है और ये 200 है तो दोनों को ऐड कर देना है, 300 हो गई। और ये है वाटर सप्लाई कर रहा है लेटेस्ट एनर्जी, तो ये पहली कंडीशन होती है व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी, ध्यान से सुन लेना, ये दोनों की कंबाइन, ये दोनों की कंबाइन है, ध्यान से सुन लेना। व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी, ये कंडीशन है ये। व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी, देन आयनिक कंपाउंड dissolved in water। अगर उल्टा हो गया, अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा रहे, तो फिर वो आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, तो आप इसे बहुत प्यारे तरीके से लिखिए, फिर आपको एक बार और समझाएंगे। बच्चों लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो अब तुमने आयनिक कंपाउंड नमक को पानी में डाल दिया, सपोज कोई भी है आयनिक कंपाउंड नमक को पानी में डाल दिया, तो क्या होगा? नमक थोड़ा पानी में बहुत कम घुलता है। आज तुम नमक को पानी में डाल के देख लेना, घुलता नहीं है नमक। बहुत ज्यादा पानी लोगे और थोड़ा सा नमक डालोगे तब वो घुलेगा, थोड़ा ज्यादा नमक ले लोगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेटेस्ट एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। बट नॉर्मली अपन बोल देते हल्का सा पानी गर्म कर दोगे, हल्का सा तो घुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझना अच्छे से अब, ठीक है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड लिया, मैंने एग्जांपल NaCl का बना था तो वो लिख दिया मैंने। तो NaCl लिया आपने, पानी में डाला, तो ये सबसे पहले काम होगा, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। वो आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो लेटेस्ट एनर्जी के बराबर होती है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। मुझे इस पेन को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये एनर्जी मैं लगा रहा हूं। अगर इसको तोड़ने में मुझे 100 किलो जूल एनर्जी लगी, चाहे आप तोड़ो तो भी 100 लगेगी, मैं तोड़ू तो भी 100 लगेगी, खली पहलवान तोड़े तो भी 100 लगेगी। वो वैल्यू तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, समझ गए?
तो चाहे खली तोड़े, चाहे आप तोड़े, चाहे मैं तोड़ू। हाँ, बात समझ आ गई? तो यहाँ पर लगने वाली एनर्जी लैटिस एनर्जी है बच्चों। और अब ये बन गए गैसियस आयन। देखिए अभी ये बन रहे गैसियस आयन, फिर भी वाटर छोड़ नहीं रहा है क्योंकि उसने पैसा लगाया है। पैसा लगाएगा तो पैसा मिलना चाहिए उसे, तभी तो बिजनेस करेगा। अदरवाइज बिजनेस क्यों करेगा? अगर किसी को बिजनेस में घाटा हो रहा तो वो बिजनेस नहीं करेगा। तो बच्चों Na आयन और Cl आयन गैसियस आयन बने, ये वाटर फिर से इसके पीछे पड़ गया और Na आयन वाटर के डाइपोल से चारों तरफ से गिर गया, तो निगेटिव पोल अट्रैक्ट होगा और यहाँ Cl आयन के पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट होगा वाटर का। और अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है इसलिए सॉल्वेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के नाम से सॉल्वेशन एनर्जी और वाटर के नाम से हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ पे दो आयन बन रहे हैं, एक Na और एक Cl आयन बन रहे हैं। इनकी कंबाइन कर दीजिए, टोटल एनर्जी कितनी इसमें रिलीज हुई वो अपने को पता करना पड़ेगा। तो Na आयन और Cl आयन की हाइड्रेशन एनर्जी का टोटल जो होता है वो NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी कहलाने लगी। ठीक है, अब कंडीशन जो आपको मैंने लिखी कि अगर लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबल होगा। ठीक है, दूसरा यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो तो इनसॉल्युबल होगा। कौन? आयनिक कंपाउंड। और तीसरा लैटिस एनर्जी बराबर हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो इक्विलिब्रियम रहेगा, कुछ सॉल्युबल कुछ इनसॉल्युबल। तो मतलब बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं माना जा सकता ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसमें बिल्कुल डिफाइंड है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबल है, कम है तो इनसॉल्युबल है। समझ गए? फिर ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, पानी का हल्का सा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल सॉल्युबल का KCl ले लूं, पोटेशियम क्लोराइड, ये पानी में सॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल है पानी में। जैसे ही तुम KCl को पानी में डालोगे तुरंत घुल जाएगा, बिल्कुल तुरंत घुल जाएगा। ठीक है, इनसॉल्युबल जैसे आप AgCl लेते हो, AgCl ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी में नहीं घुलेगा AgCl, समझे? तो इसे बात को समझना होगा कि ये पानी में नहीं घुलेगा AgCl। और इसका एग्जाम्पल ऐसा मुझे अभी याद नहीं, NaCl के लिए लगभग दोनों बराबर होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। बात समझ आ गई आपको? यस सर। सर इक्वल वाले केस में क्या होगा? नहीं, वो अनडिफाइंड कह तो रहा हूं मैं, वो इक्विलिब्रियम टाइप का बन जाएगा, कुछ पार्ट डिसॉल्व होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पूरा पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने 50 ग्राम लिया तो हो सकता है 10 ग्राम डिसॉल्व हो जाए, बाकी ना। तो इस तरह से हम आयनिक बॉन्ड की सॉल्युबिलिटी को समझ सकते हैं। बोलो, क्लियर हुआ आपको ये सॉल्युबिलिटी? यस सर। बोले सर अब हमको क्या पता, जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, BeSO4 soluble in water while BeSO4 insoluble। ठीक है, तो हम आंसर देते हैं भाई साहब कि BeSO4 इसलिए सॉल्युबल है, ये कंडीशन बनाता है वो। ठीक है, और BeSO4 इनसॉल्युबल है, वो ये कंडीशन बनाता है, ये वाली कंडीशन बनाता है। तो बस ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगर आपको दोनों की
BeSO4 की लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दे दी जाए लिख के, BeSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी लिख के दे दी जाए तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल। और क्वेश्चन आता केवल इतना, तो आपको केवल इतना लिखना है कि BeSO4 soluble because lattice energy is less than hydration, और इसमें उल्टा लिखिए। अगला है आइसोमेरिज्म। कभी तुमने नाम सुना, आइसोमेरिज्म वर्ड सुना है क्या? कभी नो तुमने सर। आइसोमेरिज्म नहीं सुना कभी? 9th-10th में आइसोमेरिज्म सुना ही नहीं? नहीं यार, आइसोमेरिज्म है 9th-10th में। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट लिख लो, अपन आगे पढ़ेंगे फिर इसको। आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आयनिक कंपाउंड नॉट शो आइसोमेरिज्म, पूरा लिख लेना। ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, वो आपको भी समझा ही दिया। मेल्टिंग पॉइंट हाई बिकॉज ऑफ, वो आपको मालूम है, हाई लैटिस एनर्जी, ये आपको समझा ही दिया है मैंने। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, ये नेचर से ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल का मतलब होता है जैसे नमक को आप, नमक के टुकड़े ले लो, उसको अगर हथौड़ी मारोगे उस पर तो वो और फाइन पीस में टूट जाएंगे, पिस जाएगा वो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्रिटिल होना है। तो आयनिक कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ब्रिटिलिटी हाई होती है, ब्रिटिल होते हैं। तो ये कुछ खास उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें थोड़ा ध्यान रखिए। फिर और प्रॉपर्टीज आएंगी सॉलिड्स में, तब हम समझाएंगे। तो बताइए, आज की क्लास आपको सब समझ आ गई अच्छे से? यस Yes, सर। sir. हर एक पॉइंट क्लियर हो गए आपको? यस तो Yes, सर। इतना sir. आप अच्छे से बस इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, और मुझे लगता है इतना आप बहुत आराम से तैयार कर लेंगे। और आज की क्लास बस यही फिनिश करते हैं। आयनिक बॉन्ड की अभी कंपैरिजन जब कोवेलेंट बॉन्ड से करेंगे तो और थोड़ा सा और आएगा आयनिक बॉन्ड, और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। अगली क्लास में हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, sir.